हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट 11। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने 1 से 10 तक के प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं वह हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि सभी यूजीसी नेट, सीटीईटी, एसईटी, टीजीटी, पीजीटी और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, स्थापना अशर्सन जिसे हमने यहाँ ए से दर्शाया है उसमें है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम सौंदर्य। दूसरा यहाँ तर्क दिया हुआ है रीजन जिसे हमने आर से दर्शाया है उसमें है मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ मात्र कर्म इंद्रियां ना होकर आद्य सृजना शक्ति हैं, वही हर कला की सृष्टि करता है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। बी ए गलत है और आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। तो ए से यहाँ तात्पर्य है स्थापना अशर्सन से और बी से तात्पर्य है तर्क रीजन जिसे हमने आर से दर्शाया है, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, आदत से अक्खड़ स्वभाव से फक्कड़ किस कवि का उपनाम है? किस कवि का उपनाम है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी रसखान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरदास का उपनाम है। अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताना है। ऑप्शन ए अनुप्रास, बी प्रतीप, सी रूपक या फिर ऑप्शन डी यमक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, यहाँ स्थापना अशर्सन दिया हुआ है जिसे हमने ए से दर्शाया है। एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी, एब्सर्ड बोध व्यक्ति के भीतरी यथार्थ को उद्घाटित करता है, अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा तर्क रीजन जिसे हमने आर से दर्शाया है उसमें दिया है यह आस्था और तर्क दोनों को नकारता है, अतः अधिक महत्वपूर्ण है। तो नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है, कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। बी ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ए गलत है और आर सही है या फिर ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ए गलत है और आर सही है। यहाँ ए से तात्पर्य स्थापना गलत है और आर से तात्पर्य है रीजन सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके कालखंडों का नामकरण किया? किन दो तथ्यों को? ऑप्शन है ए ग्रंथों की प्रसिद्धि, ऑप्शन बी ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि, ऑप्शन सी ग्रंथों की उपलब्धता, ऑप्शन डी रचनाकारों की संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखकर कालखंडों का नामकरण किया। अगला प्रश्न है, संदेह रासक है। ऑप्शन ए खंड काव्य है, बी प्रबंध काव्य है, सी महाकाव्य है या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संदेह रासक एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने उपन्यास की किस लेखन परंपरा का प्रवर्तन किया? किस लेखन परंपरा का? ऑप्शन ए यथार्थवादी, बी आदर्शमुखी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर ऑप्शन डी यथार्थवादी आदर्शमुखी। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन सी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास, प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए देवस्थान रहस्य, बी सेवा सदन, सी कायाकल्प या फिर ऑप्शन डी वरदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कायाकल्प प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु ने, बी शिव सिंह सेंगर ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने या फिर ऑप्शन डी रामविलास शर्मा ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने, बी डॉक्टर गोपाल राय ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सबसे पहले प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया? पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन ऑप्शन ए डॉक्टर गोपाल राय ने, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने, सी चंडी प्रसाद ने या फिर ऑप्शन डी अज्ञे ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। अगला प्रश्न है, एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी की मूल भाषा है क्या है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी पुर्तगाली, सी डच या फिर ऑप्शन डी जर्मन। तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी डच भाषा है। अगला प्रश्न है, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक किस उपन्यास को कहा जाता है? ऑप्शन ए निस्सहाय हिंदू को, बी ठेठ हिंदी का ठाठ, ऑप्शन सी परीक्षा गुरु को या फिर ऑप्शन डी भाग्यवती को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ठेठ हिंदी का ठाठ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया? ऑप्शन है ए भगवती चरण वर्मा ने, बी वृंदावन लाल वर्मा ने, सी रांगे राघव ने या फिर ऑप्शन डी विवेकी राय ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रांगे राघव ने लिखा। अगला प्रश्न है, पिछला बाकी किसकी कविता संग्रह है? पिछला बाकी कविता संग्रह किसका है? ऑप्शन ए विष्णु खरे, बी निराला जी, सी रघुवीर सहाय या फिर ऑप्शन डी पंत जी का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु खरे जी का है। अगला प्रश्न है, एक गैर रोमानी समय में कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1970, बी 1971, सी 1972 या फिर डी 1973। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1970। अगला प्रश्न है, आलोचना की पहली किताब किसकी समीक्षात्मक पुस्तक है? आलोचना की पहली किताब किसकी समीक्षा पुस्तक है? ऑप्शन ए केदारनाथ, बी विष्णु खरे, सी निराला या फिर ऑप्शन डी शुक्ल की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु खरे जी की है। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं पंक्ति किस कविता से ली गई है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए एक कम, बी सत्य, सी सांझ या फिर ऑप्शन डी असत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक कम से ली गई है। अगला प्रश्न है,
छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, बी प्रतीकवाद, सी रहस्यवाद या फिर ऑप्शन डी बिंबवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया। अगला प्रश्न है, किसने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही ने, ऑप्शन सी नामवर सिंह ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। अब दोस्तों कुछ सवाल यहाँ हम देखते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो कि ऐसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा क्या है? भाषा यहाँ क्या है? तो भाषा की परिभाषा देखते हैं, विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, का, खा या तारा आदि। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है जिन शब्दों से किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट हो उसे विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन का विलोम रात, अच्छा का विलोम बुरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम कहते हैं। शब्दों के शुद्ध संस्कृत रूप को तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा देखेंगे। इसका उत्तर है जो अक्षर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जा सकता हो उसे स्वर कहते हैं। अगला जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आदि। अगला प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ। अगला प्रश्न है, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। जिन अक्षरों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता हो उसे व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? इसका उत्तर है हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? कुल 11 स्वर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? इसका उत्तर है हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 39 व्यंजन हैं। कितने? 39। अगला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। इसका उत्तर है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर है
संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं लिंग के? इसका पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है व्याकरण के अनुसार शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा है अवयव। अगला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा देखेंगे। इसका उत्तर है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवयव किसे कहते हैं? अवयव किसे कहते हैं? उत्तर है वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे उसे अवयव कहते हैं। वह शब्द जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे उसे अवयव कहते हैं, जैसे इधर उधर, धीरे धीरे आदि। अगला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा देखेंगे। उत्तर है विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। उत्तर है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो बोले जाते हैं उन्हें। दोस्तों, आज का सवाल है, महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? गिल्लू किस संकलन में है? ऑप्शन है ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी मेरा परिवार या फिर डी स्मृति की रेखाएं। तो दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।